हेलो गाइस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट सुनाएगा जो डेफिनेटली एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें जो हिंदू उत्तराधिकार नियम हुआ करता था या जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 1956, उसमें क्या बदलाव किए गए। एक्चुअली इसका एक बार संशोधन 2005 में ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए आज इस पूरे न्यूज़ में हम न्यूज़ को कवर करेंगे और साथ साथ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है या जो फादर की संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी फादर की होती है, उसमें बच्चों का या बेटियों का या बेटों का कैसे हक दिया जाता है या कैसे उनमें बंटवारा किया जाता है। क्या बेटियों को उसका उनका फादर्स की प्रॉपर्टी में उनको बराबर का हिस्सा मिलता है या नहीं मिलता है, रूल क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 वो क्या कहता था। एक्चुअली इसमें यह बताया गया था कि अगर किसी वसीयत को बनाने से पहले किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से बांट दिया जाना है। एक्चुअली 1956 जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रॉपर्टी को लेकर ही आई। प्रॉपर्टी बंटवारे में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें फेस करनी पड़ी। तो इसके लिए तुरंत ही एक कानून बनाया गया 1956 में कि जो भी प्रॉपर्टी फादर की होगी वो डिवाइड कैसे होगी आफ्टर डेथ ऑफ फादर। तो सबसे पहले ये बताया गया कि अगर किसी फादर की डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके बच्चों में बांट दी जाएगी। बच्चों का मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटों में बांट दी जाएगी, बेटियों का जिक्र नहीं किया गया, बेटों में बांट दी जाएगी। साथ साथ अगर किसी का बेटा ही नहीं है तो उनके जो चाचा होंगे, कजिन्स के बेटे होंगे, उनके भाई जो होगा, जो उनके चाचा होंगे, उनमें वो संपत्तियां बांट दी जाएंगी, लेकिन बेटियों को वो संपत्तियां नहीं मिलेंगी। ये वो 1956 या 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब इसका संशोधन फर्स्ट टाइम कब हुआ वो हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मरने वाले परिवार में बेटे और बेटियां हैं तो ऐसे में बेटों द्वारा अपना हिस्सा चुनने के बाद ही बेटियों को हिस्सा मिलेगा। हालांकि अगर बेटी अविवाहित विधवा या पति द्वारा छोड़ दी गई है तो कोई भी उससे घर में रहने का अधिकार नहीं छीन सकता है। वहीं विवाहित महिला को इस प्रावधान का अधिकार नहीं मिलता है। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि बेटे अगर हैं तो डेफिनेटली वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, बेटे की। बट अगर बेटी है तो उसको सिर्फ घर में रहने का ही अधिकार है, बाकी किसी प्रॉपर्टी में उसका अधिकार नहीं है। ये 1956 का रूल कहता है, जो 2005 तक ये रूल चला। 2005 में इसमें पहला संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट क्या था वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1956 में जो पहला बदलाव हुआ 2005 9 सितंबर को, इसमें बदलाव ये किया गया जिसके मुताबिक पैतृक संपत्ति में बेटियों का बराबर हिस्सा होगा, चाहे वह शादीशुदा हो या विधवा हो या अविवाहित हो या पति द्वारा छोड़ दी गई हो। विरासत में मिली संपत्ति में बेटी का जन्म से ही उसका हिस्सा बन जाता है। उसके पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी जजमेंट आया था 2005 में। इसमें यह कहा गया था कि जो फादर की पैतृक संपत्ति है, मतलब उनके जो ग्रैंडफादर ने कमाई है, वो तो बेटों और बेटियों में बराबर हिस्से में बटेगा। बट जो फादर की संपत्ति है वो उनके विल या उनके वसीयत के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। इस नियम में यह कहा गया। साथ ही एक और चीज में बहुत बड़ी बात लिखी गई। वो बात क्या थी मैं वो आपको समझा देता हूं। बात यह लिखी गई कि अगर किसी फादर की डेथ 2005 से पहले हुई है, 2005 से पहले हो गई है, तो उस केस में बेटियों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो संशोधन हुआ ये 2005 से हुआ। तो 2005 से ये रूल लागू हो गया था। तो अगर किसी फादर की डेथ मान लीजिए 2004 में हुई और अगर उनकी बेटी चाहे कि उनको कुछ मिल जाए तो उनको
कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन 2005 के बाद अगर किसी फादर की डेथ होती है तो उनकी जो पैतृक संपत्ति होगी वो बेटे और बेटियों में बराबर हिस्से में बटेगी। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कह दी गई थी कि 2005 के बाद ही ये रूल इंप्लीमेंट करेगा। 2005 के अगर एक दिन मतलब देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में साल 2005 में हुए संशोधन में बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दे दिया गया था। बहुत अच्छा। लेकिन अगर उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित हों, इसका मतलब समझ गए ना कि 9 सितंबर 2005 तक उनकी डेथ ना हुई हो, इसके बाद हो 9 सितंबर 2005 तक उनकी डेथ ना हुई हो, ठीक है, तभी वो अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकती हैं। अगर उनके पिता की मौत इससे पहले हो चुकी है तब बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर हक नहीं माना जाएगा। मतलब अगर किसी फादर की डेथ 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है तो उस केस में बेटी को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो संपत्ति में हिस्सा मांग सके या उस संपत्ति में हिस्सा मिल जाए। ये 2005 कहता है। लेकिन इसमें फिर एक बार संशोधन हो 2021 में। 2020 का केस था, वो केस क्या था मैं भी वो बताऊंगा। चेंजेस क्या हुए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। देखिए एक्चुअली एक केस था शायद तमिलनाडु में था, ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तमिलनाडु में एक केस दर्ज हुआ। केस ये दर्ज हुआ कि 2 बच्चे थे सॉरी एक बेटी थी, और उन्होंने केस किया कि जो उनके फादर की संपत्ति है वो जो उनके ग्रैंडफादर की संपत्ति है वो उनको नहीं मिली है। उनके ग्रैंडफादर की मौत 2005 से पहले हो चुकी थी। ये केस लड़ा गया पहले लोअर कोर्ट में। वहाँ से वो जो लड़की थी उसके केस को हटा दिया गया और ये कहा गया कि ये रूल में है ही नहीं है, क्योंकि 2005 से पहले किसी फादर की डेथ हुई है तो उनमें बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये कहकर केस को खारिज कर दिया गया। उसके बाद कि ये 2005 से पहले की डेथ है तो इस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेटी अकेली होती है, उसके चाचा लोग उसकी संपत्ति पूरी ले लेते हैं। जनरली कानूनी रूप से उनके चाचा को संपत्ति मिल जाती है। तो उसके बाद ये आते हैं हाई कोर्ट में। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। वही लड़की जो अपने ग्रैंडफादर का केस लेकर आई थी कि जो ग्रैंडफादर की संपत्ति होती है अल्टीमेटली तो उसके घर में ही मिलनी चाहिए, अगर कोई बेटा नहीं है तो उसे ही मिलनी चाहिए थी। ये केस था। तो अब बात आ गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी बहुत कम समय में इसको सॉल्व करके ये बता दिया कि अभी तक जो रूल है उसमें आपके फादर की डेथ 2005 से पहले हो चुकी है, इस केस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और वहाँ से भी केस को हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ से भी फैसला आ गया। अब यही लड़की फिर आती है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो इन दोनों नियमों को बदल के रख देता है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ये जो भी आए, सेशन कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल के रख देता है। अब क्या हुआ कि वो लड़की फिर आई सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि जो हमारे ग्रैंडफादर की है, जो हमारे ग्रैंडफादर की संपत्ति है, डेफिनेटली वो हमारे ग्रैंडफादर ने कमाई थी तो वो जनरली हमें ही मिलनी चाहिए। ठीक है, कई लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहस जारी रखी और फाइनली उसका जो वर्डिक्ट था वो सुनाया गया। और सुनाया ये गया, उसको सीधे बदल के ये कह दिया गया कि अब ये जो 9 सितंबर 2005 की डेट थी ना, ये ख़त्म होती है। अब किसी भी फादर की डेथ चाहे जब हुई हो, 1956 तक या कभी भी हुई हो, तो उनके फादर की जो संपत्ति होगी वो या पहले तो कैसे कि बेटे को मिलेगी, मतलब अगर बेटा नहीं है तो बेटी को मिलेगी, अगर बेटा बेटी दोनों है तो दोनों में संपत्ति बराबर बांट दी जाएगी। ये चीज़ें इस नियम में बताई गई जो अभी वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का। डेफिनेटली इसने अब तक के सारे जो भी लैंडमार्क जजमेंट थे उसको बदल दिया है, और अब जो भी बेटी होगी बेटे के बराबर उसका हिस्सा फादर की प्रॉपर्टी में होगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता और कोई भी जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया जो अब तक के 1956 से 2005 तक जो चल रहा था, इन दोनों को बदलकर अब एक नया रूल ले आई कि डेथ कभी भी हुई हो, प्रॉपर्टी उनके वारिस होंगे उनको दिया जाएगा। तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। यही बदलाव हुए हैं हिंदू सक्सेशन
एक्ट में। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को कमेंट में लिखिएगा, अपने क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में पिन राइट कीजिएगा। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।